Hello everyone, welcome you all in EduGrown classes. Myself Roshni Gautam, your business study teacher. बच्चों हम कर रहे थे चैप्टर 9 जो कि आपका स्मॉल बिजनेस है और हमने उसमें देखा कि स्मॉल बिजनेस क्या है, उसकी मीनिंग देखा। फिर हम रोल्स देखे कि स्मॉल बिजनेस है जो है वो इंडिया में क्या रोल प्ले करता है, किस किस चीज़ में करता है। फिर हमने देखा कि स्मॉल बिजनेस का रोल एक रूरल एरिया में क्या है। फिर हमने उसको डिटेल में स्टडी किया। फर्स्ट फर्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। फिर हमने उसको दिखाया कि एक स्मॉल बिजनेस को एग्जिस्टेंस रखने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, फिर वो हमने देखा। तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे आपके चैप्टर स्मॉल बिजनेस में। आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो बच्चों हम आज देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है और हम उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हम आईपीआर पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर हम स्कीम्स देखेंगे कि गवर्नमेंट है जो है, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लाई हैं स्मॉल बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और पहले पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए स्मॉल बिजनेस का, देन आप सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट जो कि हम आज करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पार्ट स्मॉल बिजनेस का। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मेरी आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और अगर आपको अच्छा लगा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तो उसको लाइक कर दीजिए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर हम किसको बोलते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चले डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम डेफिनेशन देखेंगे। द एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड, एंटरप्रेन्योर डिफाइन क्या करता है, समवन हु हैज एबिलिटी और डिजायर टू एस्टैब्लिश, एडमायर एंड succeed in the startup venture along with risk entitled to it to make the profit। जो जो एक व्यक्ति स्टैब्लिश करता, उसके पास डिज़ायर हो स्टैब्लिश करने के लिए, एडमायर करने के लिए और सक्सीड उसको आगे कॉन्टिन्यूस चलाने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क बियरर होना चाहिए। जो वो व्यक्ति है अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको उसके एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क ले सके। अगर कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा तो हम उसको एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे। सो बच्चों हमने क्या पढ़ना है इसमें, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जिसके पास डिजायर होना चाहिए स्टैब्लिश करने के लिए, एडमायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट को और रिस्क टेकिंग करने के लिए, और इन सब चीज़ों से उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, the starting of new business venture, the entrepreneur are often known as a source of new idea, innovation and bring new idea in the market by replacing the old one with new invention। जो entrepreneur है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वो स्किल्ड होना चाहिए कि वो इनोवेशन करे, वो नए नए आइडियाज़ लाए, जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं मार्केट में मॉडर्न चीज़ें लाके और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करे। तो उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। सो एक बार और देखते हैं, एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति हो सिंपल वे में जो रिस्क टेकर हो, रिस्क ले और इन्वेस्टमेंट करे, और उसमें कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, वो न्यू इन्वेंशन लाए, इनोवेशन करे, रिसर्च करे, और जो ओल्ड चीज़ें चल रही हैं मार्केट में उसको रिप्लेस करके नई चीज़ों का इन्वेंशन करे। उसको हम क्या बच्चों बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। ओके, समझ आ गया आप लोगों को। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारा है कि कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है,
तो हमारा फर्स्ट जो है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है। हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर को क्या बोलेंगे? जब कोई जो इन्वेस्टर है वो स्मॉल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करे, उसका लार्ज इसकी विदाउट एनी फ्रेंचाइजेस, ठीक है, कि फर्दर वो इसके और भी फ्रेंचाइजेस ना बनाए, बस वो स्मॉल लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट करे, स्मॉल लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट करे। लाइक हम देखते हैं विलेज में, जो विलेज में अगर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि स्मॉल लेवल पे लोग मतलब 5 या 10 मेंबर्स मिलके एक कंपनी खोल देते हैं। लाइक कि बिस्किट को बेक करने की फैक्ट्री खोल देते हैं। तो उसमें स्मॉल लेबर लगते हैं, स्मॉल इनपुट्स लगता है, स्मॉल लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स लगता है। जब कोई एंटरप्रेन्योर स्मॉल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल बिजनेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये आपका फर्स्ट था। सेकंड हम देखेंगे स्केलेबल स्टार्टअप। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब कोई लार्ज जब कोई स्मॉल लेवल आइडिया लेके आता है और वो लार्ज लेवल ऑफ आइडिया पे मूव करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि स्केलेबल स्टार्टअप है। मीन्स कि कोई भी मार्केट में आया, वो पहले आया स्मॉल आइडियाज़ को लेके और धीरे धीरे उसने अपने आप को डेवलप किया और उस आइडिया को लार्ज लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलेबल स्टार्टअप। कि स्मॉल लेवल आइडिया से आया, फिर मूव किया उसने लार्ज लेवल आइडिया से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लार्ज कंपनी। लार्ज से ही हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो है लार्ज लेवल ऑफ इन्वेंशन, लार्ज लेवल ऑफ रिसर्च। जब कोई लार्ज लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर वर्क करता है लार्ज स्केल पे, तो हम उसको लार्ज कंपनी बोलेंगे। यहाँ पे जो भी होगा, कैपिटल होगा, लेबरल्स होंगे, इन्वेंशंस होंगे, रिसर्च होगा, वो कहाँ पे होगा, वो लार्ज लेवल पे होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्मॉल लेवल ऑफ आइडिया इम्प्लीमेंट होता है और क्या करता है, वो टुवर्ड्स द लार्ज लेवल पे जाता है। और जब लार्ज लेवल कंपनी जब वो आइडिया करती है तो वो लार्ज लार्ज कंपनी बोली जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सोशल। सोशल क्या है, चलिए। स्मॉल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जब कोई इनोवेशन और इन्वेंशन सोसाइटी के लिए आती है, नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, तब हम उसे क्या बोलेंगे, सोशल। और यूएस में 99% जो होती हैं कंपनी, वो सोशली देखती हैं कि सोशली इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो वहाँ पे ऐसे सोशली देखा जाता है। तो बच्चों, हमने पहले बोला कि स्मॉल बिजनेस, जब कोई इन्वेंशन स्मॉल लेवल पे इम्प्लीमेंट हो, स्मॉल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, तब उसको हम स्मॉल बिजनेस बोलेंगे। स्केलेबल स्टार्टअप मतलब कि स्मॉल आइडिया, स्मॉल इन्वेंशन से हम बिग आइडियाज़ पे जाए और लार्ज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस करें। लार्ज कंपनी, लार्ज से हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे लार्ज लेवल ऑफ इनोवेशंस होना चाहिए, बड़ी कंपनी होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वहाँ पे इनोवेशन, रिसर्च, जो एंटरप्रेन्योर वर्क करते हैं, वो होता है लार्ज कंपनी। सोशल क्या है, एंटरप्रेन्योर जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग को छोड़ के हम सोसाइटी के लिए कोई वर्क करते हैं, तो हम उसे बोलेंगे सोशल। तो ये था आपके 4 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आपका है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे वो एंटरप्रेन्योर। और इन सब कैरेक्टरिस्टिक जिसके पास होगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेस, एक आइडियल एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आप चलिए फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की तरफ मूव करते हैं और वन बाय वन स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए, आप लोग एक्साइटेड है? चलिए पढ़ाती हूँ, मैं आपको अच्छे से डिटेल से स्टडी कराऊंगी। एबिलिटी टू टेक रिस्क।
एक एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी होना चाहिए कि वो रिस्क बेयरर हो, रिस्क टेकर हो के कैसे स्टार्टिंग एनी न्यू वेंचर, कोई वेंचर मीन्स बिजनेस, ठीक है, इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फेलियर ऑफ रिस्क। देखिए कि हमें अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो कि फ्यूचर में वो बिजनेस प्रॉफिट ही कमाए या फिर वो सक्सेस भी हो, मे बी वो फेलियर हो जाए। तो एक एंटरप्रेन्योर को फेलियर एंड सक्सेस दोनों लेके चलना चाहिए, और ये जो लेके चलता है कि अगर इन केस इन फ्यूचर में अगर मुझे फेलियर भी मिल जाता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और फर्दर और भी इनोवेशंस और इन्वेंशंस करूंगा। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि एक एंटरप्रेन्योर में एबिलिटी होनी चाहिए, रिस्क बेयरर के लिए रिस्क टेकर होना चाहिए। ओके, देयरफॉर एन एंटरप्रेन्योर नीड टू बी अ करेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सक्सेस ही पाएगा उस बिजनेस में, वो सक्सेस ही आएगा, मे बी वो फेलियर हो। तो उसके पास करेज होना चाहिए फेलियर को भी देखने के लिए, ठीक है, एबल टू एवल्यूट एंड टेक रिस्क विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो ये जो है कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हम सक्सेस ही पाए, मे बी हमें ये होना चाहिए कि अगर हमें फेलियर हो जाए तो हम हार मान के बैठ ना जाए और भी और तैयारी करें एंड देन उसको करें। और लाइफ में तो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस में भी यही होना चाहिए कि अगर इन केस फ्यूचर में जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ अगर फेल हो जाता हूँ तो फर्दर मैं और तैयारी करूँगा और इन्वेस्टमेंट करूँगा और इस बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा हमारा है इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर है उसको इनोवेटिव होना चाहिए। कैसे, देखिए, इट शुड बी हाईली इनोवेटिव टू जनरेट न्यू आइडिया, स्टार्ट अ कंपनी एंड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। जो एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस मैन है, उसको इनोवेटिव होना चाहिए कि वो नए आइडियाज़ को लेके आए, स्टार्टअप करे कंपनी की और उससे क्या प्रॉफिट जनरेट हो। जो वो कर रहा है, कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन जब वो बिजनेस करेगा, जब उसको प्रॉफिट होगी तो उसको ज़रूरी नहीं है कि एक मेन यही होना चाहिए कि वो प्रॉफिट ही कमाएगा, ठीक है, बट एक ये मोटिव लेके चलना चाहिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे मुझे कोई प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो होगा न्यू इन्वेंशन से। जब कोई आप यूनिक चीज़ करोगे लाइफ में तो आप ज़्यादा से एज को अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, ठीक है। तो चेंजेस कैन बी लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट इज न्यू टू द मार्केट और प्रोसेस दैट डज द सेम थिंग बट इट इज़ अ मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे। हमें एक एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। जब वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे मार्केट में तो उसका प्रोडक्ट यूनिक हो और यूनिक के साथ साथ उसकी क्वालिटी और उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में ये चीज़ रखना चाहिए। तो हमने देख लिया इनोवेशन, एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना चाहिए। थर्ड हमारा है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। एक एंटरप्रेन्योर की प्लानिंग होनी चाहिए कि फ्यूचर में मुझे, आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं यहाँ होना चाहिए, तो विजनरी होना चाहिए और साथ के साथ लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। कैसे, देखते हैं। टू बी अ सक्सेसफुल द एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ क्लियर विजन। उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस वे से जाना है, उसको इधर उधर जिक जैक में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। उसका क्लियर विजन होना चाहिए कि उसको क्या करना है और कैसे करना है, जो कि वो जिससे आएगा प्लानिंग से आएगा। जिस एंटरप्रेन्योर की प्लानिंग जो एक्सपर्ट होते हैं वो अच्छे से प्लान करते हैं और उनका जो फ्यूचर जो भी गोल होता है वो उसको अचीव करते हैं, ठीक है। तो न्यू वेंचर हाउ एवर इट टर्न द आइडिया इनटू रियलिटी एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड। जो अगर कोई अच्छे से प्लानिंग करेगा, अच्छे से प्रॉपर वे से करेगा
तो उसका जो रिसोर्सेज है वो वेस्टफुल नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, और उस विजनरी उसने जो सोचा है उसको रियलिटी में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सोच लिया और हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने खाना बनाना सोचा बट उसको बनाया नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। और दूसरा क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी क्या होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर इस क्वालिटी इज paramount because leader impart guide their employee toward the right path of success। देखिए, विजनरी और लीडरशिप में क्या है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर न्यू इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए और एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि जो उसके नीचे वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उसको राइट डायरेक्शन में ले जाए और अपने गोल को अचीव करा। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर में रिस्क टेकर होना चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए, और उसका विजनरी एक प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो भी वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से करे, तो ही जो जिसने सोचा है और जो उसके साथ कर रहे हैं वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक एंटरप्रेन्योर है उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए। कैसे, हम देखते हैं। चलिए देखिए, ओपन माइंड कैसे। इन अ बिजनेस एवरी सर्कमस्टांस कैन बी अ अपॉर्चुनिटी एंड यूज फॉर बेनिफिट ऑफ अ कंपनी। देखिए कि जो भी एक बिजनेस में होता है हर सर्कमस्टांस आते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम recognize the gravity of demonetization and acknowledge the need of online transaction would be a more. So it utilized the situation and expanded the massively during this time। देखिए, जो है ओपन माइंडेड होना चाहिए कि कोई भी सरकमस्टांस हो उसको अपने आप को चेंज करके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना चाहिए। जैसे कि हमने कोरोना टाइम देखा कि जो लोग ओपन माइंडेड है, डायनेमिक है, उन्होंने ऑफलाइन से शिफ्ट किया हो गया ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, क्योंकि ऑनलाइन की डिमांड ज़्यादा थी। तो जो एंटरप्रेन्योर ओपन माइंडेड हो, डायनेमिक होगा, वही सिचुएशन और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए और डायनेमिक होना चाहिए। फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या, देखते हैं। Entrepreneurs should be a flexible and open to change according to the situation. To be to be on the top, business person should be equipped to embrace change in product service as when needed। तो देखिए, ओपन माइंडेड भी, डायनेमिक भी और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, कि रिजिड नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं बोलना चाहिए नहीं मेरा जो प्रोडक्ट है वो ट्रेडिशनल बेस्ड है तो ट्रेडिशनल बेस्ड ही होगा, वो मॉडर्न अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नहीं चेंज होगा। तो अगर वो एक एंटरप्रेन्योर ये रिजिड एक ये चीज़ लेके बैठ जाता है तो उसके जो मार्केट में डिमांड होंगी उसके प्रोडक्ट्स की नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, कि वो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं कर रहा, वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा। जब तक अपने आप को इंसान चेंज नहीं करेगा तब तक वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो। तो हमने भगवत गीता में भी बोला गया है कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कुछ अचीव कर पाएंगे। जो हमने गोल सोचा है उसको अचीव कर लेंगे। अपने आप को कभी भी रिजिड नहीं मानो, ऑलवेज फ्लेक्सिबल, डायनामिक और ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो हमने देख लिया। तो सिक्स पॉइंट हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। नो योर प्रोडक्ट्स। नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की। कैसे, कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, पहले हम डिग्री क्यों देते हैं। आपने देखा कि कोई भी बिजनेसमैन है उसको मार्केट में आने से पहले उसको एमबीए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि उसके पास नॉलेज हो। अगर वो मार्केट में आए तो वो उसके पास प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या और कैसे अपनी एक्टिविटी को प्ले करना है। तो
नॉलेज होनी चाहिए। कैसे देखते हैं, कंपनी ओनर शुड बी नो द प्रोडक्ट यू ऑफरिंग एंड ऑल्सो अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट. It is essential to know if the available product or the service meet the demand of current market, so whether it is a time, it is a little. So students पढ़िए, आप सामने स्क्रीन पे पढ़िए कि जो भी वो है बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको अपनी नॉलेज, उसको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स की कैसे डिमांड होती है, कौन सा प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है मार्केट में वैल्यू, और अगर उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं, नहीं सेल हो रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस करूँ, क्या इनोवेशंस करूँ, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहिए ताकि उसका प्रोडक्ट्स सेल हो चुके मार्केट में. तो नॉलेज होना ज़रूर चाहिए. अगर किसी को बिजनेसमैन बनना है तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए उस फील्ड में जिस फील्ड में वो जा रहा है. तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि एक बिजनेसमैन को रिस्क बेयर होना चाहिए, वो इनोवेटिव होना चाहिए, वो विजनरी होना चाहिए, वो उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. ओके, देन फिर उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. जो भी पीपल उसके अंदर वर्क कर रहे हैं उनको अच्छे से मैनेज, मोटिवेट, ऑर्गेनाइज करके चलना है. ये सब कौन करेगा, जब एक एंटरप्रेन्योर अच्छे से डील कर पाएगा अपने जो भी वर्कर कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, एक बिजनेसमैन को डायनेमिक होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए. वो कभी अगर वो बिजनेसमैन सोचेगा कि मैं रिजिक्ट होके ही मार्केट पे रूल कर पाऊंगा तो वो नहीं कर पाएगा. हर एक इंसान, या इंसान हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, उसको अपने टाइम के साथ, अपने टाइम सिचुएशन के साथ, नीड के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा. तभी वो अपने आप को एक अच्छे अचीव, अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएगा. और लास्ट ये है कि उसके पास जो भी वो जिस जिस वर्क वो कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसमें वो एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आया, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं स्मॉल बिजनेस को. चलिए वो भी देखते हैं वन बाय वन. तो स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड स्पेशल स्कीम है फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज. मेनली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा है, आप देखिए स्टूडेंट्स, आप इनके फुल फॉर्म को याद कर लीजिए क्योंकि 1 मार्क में आपको पूछ सकता है, और पर्टिकुलर कोई भी स्कीम्स पूछ सकता है, या फिर कोई बोल देगा, आपको एग्जामिनर बोल देंगे कि आप 4 ऐसे स्कीम बताइए जो गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस के लिए लेके आई हैं. ओके, तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए. ठीक है, फुल फॉर्म क्या है हर सबका. ठीक है, और उसके बाद ये इसका क्या फंक्शन है, रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. तो हमारा फर्स्ट जो है वो है नबार्ड. नबार्ड एक बैंक है, इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. कि एक बैंक जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है. कैसे देखिए, जो नाबार्ड बैंक है, प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर टू अनेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट. मेनली जो नाबार्ड बैंक है वो क्या मेनली वर्क क्या करती हैं, वो फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं जो स्मॉल बिजनेस है, एग्रीकल्चर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए वो लोन प्रोवाइड करती हैं. बट एक ये इनका ये है कि वो जो लोन प्रोवाइड कराएंगी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो 20 ईयर से एक्सीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, तो हमारा ये था, हम मेरे साथ रिपीट कीजिए बच्चों. जो फर्स्ट है नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और ये बच्चों ये बैंक कब आया था, ये बैंक आया था 1982 में. ओके, याद रखिएगा.
सेकेंड जो स्कीम है वो क्या है, द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, और इसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, RSBDC, RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। देखिए एस से तो आपको पता ही होगा स्मॉल है, रूरल, हम रूरल के बारे में पढ़ रहे हैं तो रूरल याद रखिएगा, फिर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस आ गया, और डेवलपमेंट, और सी है सेंटर। मेनली देखिए हम किसके, स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेनली वो वर्क कहाँ करता है, रूरल में, तो आर से रूरल, एस किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्मॉल बैंक, स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्मॉल बिजनेस, और उसको किसको डेवलप करने के लिए, तो ये क्या है, इट इज सेटअप बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन, जो वर्ल्ड एसोसिएशन है उस उन्होंने इसको सेटअप किया फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मतलब कि जो कंट्रीज मिलके इसको स्टैब्लिश किया फॉर द व्हाट, फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इज स्पॉन्सर्ड बाय द नबार्ड। ठीक है, तो इसको स्पॉन्सर या फंड कौन प्रोवाइड कराता है, फंड प्रोवाइड कराता है बैंक जो है नबार्ड, जो विलेज और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। RSBDC जो स्कीम आई उसको स्पॉन्सर कौन करता है बच्चों, उसको स्पॉन्सर करता है नबार्ड। तो आगे पढ़े, आगे है, इट एम एट प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द करंट एंड प्रोस्पेक्टिव माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज इन रूरल एरिया। आपने बस एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो आपने ये लिखना है, पहले तो आप RSPDC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इसको जो स्पॉन्सर करता है, स्पॉन्सर कौन करता है बच्चों, स्पॉन्सर करता है नबार्ड, नबार्ड जो बैंक है, और इसको किसने, वर्ल्ड एसोसिएशन, सारे वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट में हेल्प करती है उन्होंने इसको बनाया है। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट, जो भी अगर न्यू इनोवेशंस करना है, न्यू इन्वेंशंस करना है, तो ये सारे चीज़ें इसमें लाता है, और वो कौन करता है, एसोसिएशन, और इसको स्पॉन्सर कौन कराता है बच्चों, नबार्ड स्पॉन्सर कराता है। नेक्स्ट स्कीम पे हम चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्कीम हमारा कौन सा है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NSIC। ठीक है, एस से तो स्मॉल याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज याद रखिएगा, कॉर्पोरेशन याद रखिएगा, और नेशनल याद रखिएगा। ठीक है, इट मेन फोकस वॉज ऑन, इसका कौन कौन से फोकस है देखते हैं, इट सप्लाई इंडिजीनियस एंड इम्पॉर्टेंट मशीन्स इन इजी इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी न्यू अगर कोई भी मशीन स्टैब्लिश कराना चाहे और जो इम्पोर्टेड हो, मतलब जो इंडिया में नहीं मिल रहा है, हमें इम्पोर्ट कराना है किसी और कंट्री से, तो इसको इजी इंस्टॉलमेंट में हेल्प कराती है, कौन सा स्कीम हेल्प कराती है, NSIC। ओके ठीक है, तो इजी इंस्टॉलमेंट हो पाए, मतलब इतना डिफ़िकल्ट ना हो उस इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कराने में, तो वो कौन सा स्कीम हेल्प कराती है, NSIC। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, और ये जो स्कीम है इसके थ्रू क्या होता है, इम्पोर्टेड जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जो बाहर के कंट्रीज में मिलती हैं उसको भी सप्लाई कराता है, तो टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ SSI। देखिए मेनली इस स्कीम का क्या है, वो है कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ SSI में हेल्प करता है, जो भी रॉ मटेरियल या मशीन होगी उसको इजी वे से इंपोर्ट कराएगा, और जो प्रोडक्ट्स बनेगी उससे उसको एक्सपोर्ट करा देगा। तो ये बैंक जो है, ये जो स्कीम है NSIC, ये हेल्प कराती है
कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी गुड्स जो सर्विसेज हैं रॉ मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट और स्कीम्स है, हम उसको पढ़ते हैं वन बाय वन। जो हमारा फोर्थ स्कीम है बच्चों, को फोर्थ स्कीम है वो देखिए हम क्या है। देखिए फोर्थ स्कीम है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बताए थे जो इंस्टीट्यूशन फंड्स प्रोवाइड कराती हैं, उसमें से है एक सिडबी। सिडबी जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बैंक है ओके, ये बैंक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिडबी। ठीक है, तो सिडबी वॉज स्टैब्लिश इन 1989, याद रखिएगा ओके। 1989 में ये बैंक स्टैब्लिश हुआ था ओके। एज अ पब्लिक कोऑपरेशन, लोगों से मिलके, मतलब एक दो तीन जो ऐसे लोग मिल गए, उनसे उनको कोऑपरेट करके आपने कोऑपरेशन बैंक सुना होगा। तो ये भी जो बैंक बना था वो पब्लिक कोऑपरेशन के थ्रू बना था। इसका मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, डेवलप करना। इससे डेवलपमेंट में इसकी देखिए इसके फुल फॉर्म में ही है कि डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा, डेवलप करेगा ओके। और क्या है, फाइनेंस एंड डेवलप द स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया। तो ये जो बैंक है वो फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा और उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो बच्चों सिडबी है, सिडबी जो कि 1989 में आया था, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है कि प्रमोट, डेवलप करती है किसको, स्मॉल स्केल सेक्टर को डेवलप करती है ओके। नेक्स्ट में हम मूव करते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्कीम है या कौन सा बैंक है जो हेल्प करती है डेवलप्ड होने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो हमारा ई है द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्रेन्योर इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये हेल्प करता है, जहाँ पे जो देखिए दो टाइप का सेक्टर होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज, दूसरा हमारा है अनऑर्गेनाइज। ठीक है, तो और ऑर्गेनाइज में क्या होता है, हमें पता होता है कि कितने पीपल इसमें वर्क कर रहे हैं, इनका क्या स्टैब्लिशमेंट क्या है। और जब हमें नॉलेज ना हो उस सेक्टर के बाद, कुछ भी डाटा के बारे में ना हो, वो टैक्स पेमेंट वो कितना कर रहे हैं ये सब हमें नहीं पता हो, तो वो कौन सा सेक्टर बोला जाता है, अनऑर्गेनाइज। इनका डाटा नहीं होता गवर्नमेंट्स के पास। बट अगर हम देखें ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट के पास इनका हर कुछ डाटा हो गया, ये टैक्स पे करेंगे तो सारा कुछ इनका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स के पास होता है। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये क्या करता है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्रेन्योर इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक नेशनल कमीशन बनाया गया कौन से सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो इसका शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NSEUS। ठीक है, was constituted in September 2004। 2004 में आया with the following objective। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लीज़ बच्चों आप ऑब्जेक्टिव जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेंगे तो वो सारा स्कीम पूछेंगे ओके, कि हर स्कीम बताइए जो गवर्नमेंट हेल्प करती है, प्रमोट करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो कौन कौन से बैंक है और कौन कौन से स्कीम है ओके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। इसकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है कि वो
कितने टाइम में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कि मिनिमम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज। ये नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लगने के बाद जब वो आउटपुट आ रहा है तो बहुत कम है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो NSUS ये है, वो कमीशन है, वो स्कीम है जो हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी में। दूसरा हमारा है इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसका पहला क्या था कि प्रोडक्टिविटी में हेल्प करती है, और दूसरा हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हमारा एफ है। एफ क्या है, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये है RWED, एक स्कीम है जो वुमेन के लिए बनाया गया है। हमने पढ़ा था ना कि जो कैटेगरीज ऑफ स्मॉल बिजनेस में कि 51%, अगर कोई भी इंडस्ट्रीज में 51% शेयर हो तो वो इंडस्ट्रीज वुमेन का शेयर हो तो वो वुमेन एंटरप्राइज होगा। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो वुमेन के लिए आया। कौन सा स्कीम है बच्चों, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। अगर कोई वुमेन चला रही है उस बिजनेस को तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराती है, चलिए देखते हैं। तो है प्रोग्राम एनकरेज रूरल पीपल वुमेन RWED प्रोवाइड फॉलोइंग। देखिए जैसे एनहांसिंग द ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। तो ह्यूमन और जो इंस्टीट्यूशनल्स होती हैं, जो स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशनल है उसकी कैपेसिटी। मैंने प्रोडक्टिविटी में भी बताया कि कम टाइम में हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कराएं तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज में हेल्प करती हैं। और दूसरा हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर द वुमेन एंटरप्राइजेस। देखिए वुमेन इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी पहले, तो उनको एजुकेट करने के लिए कि हाँ आप अगर इस इंडस्ट्रीज में आओगे और इस्टेब्लिश कराओगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो स्किल प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग देती है, ताकि वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को प्रेजेंट करे और जो बिजनेस कर रही है उसको चलाए अच्छे से, वो चलाए और उससे प्रॉफिट अर्न करे। तो हमारा एफ ये था, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। ठीक है, RWED। जी हमारा क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। हमने सेकंड में बी में क्या देखा था कि जो RSVD है, सॉरी यस, जो RSVD है वो किसके थ्रू बना गया है, वर्ल्ड एसोसिएशन के। तो हमारा जो एफ है, एफ हम वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर WASMED, ये भी है आपका स्कीम जो स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करती है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। तो ये कौन कौन सी क्या क्या करती हैं ये हेल्प, चलिए देखते हैं। आर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी रूरल डेवलपमेंट में प्रोग्राम, जैसे आ गया रोजगार योजना, जैसे आ गया मनरेगा, इन सबको इंटीग्रेट जोड़ने में हेल्प करती है। प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया था, रोजगार योजना हो गया, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जवाहर रोजगार योजना। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं जो रूरल में डेवलप करने में हेल्प करती हैं, इसको इंटीग्रेट करती हैं, जोड़ के चलाती हैं, ताकि स्मॉल बिजनेस को और भी हेल्प मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था स्कीम्स जो गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नमेंट ने बनाया है। किसके लिए बनाया है बच्चों, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए बनाया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगर हमारे दो और स्कीम्स हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जो H स्कीम है वो है स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। दिस फंड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, सफरूती
सफ्रूती बोल देंगे, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों? स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो हेडलूम इंडस्ट्रीज हो गई, खादी इंडस्ट्रीज हुई, उसमें और डेवलपमेंट, उसमें और मोटिवेशन लाने में हेल्प करती हैं। जैसे देखिए, टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेडिशनल, तो जो ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट, उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो स्कीम ये हेल्प करती है। दूसरा क्या है? टू क्रिएट द सस्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, जो भी स्कीम होती है ना गवर्नमेंट की, वो देखिए वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती हैं, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या आती है? जो पॉवर्टी है, एग्जिस्ट करती है पॉवर्टी, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती हैं। और थर्ड क्या है? इट सेटअप अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी आए उन्होंने अपने ट्रेडिशनल, जैसे खादी हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स करते हैं और वो क्या करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया की ट्रेडिशनल चीज़ों की बहुत डिमांड करते हैं। तो अगर हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा इनोवेशन करें, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगी। इससे हमारा बच्चों क्या होगा? पीओपी सरप्लस होगा और हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स ज़्यादा होंगे। तो हमसे इससे क्या सीखा बच्चों? कि स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल, कि जो हमारी ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उसमें इनोवेशन करो, इन्वेंशंस करो, ठीक है। अब देखिए आई हमारा है द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DIC। ये देखिए, एक ये स्कीम, वैसे तो सारा स्कीम ये सिलेबस में आपके मेंशन है, DIC, इसको थोड़ा और भी डिटेल में करेंगे। और देखिए इसमें क्या है, DIC प्रोग्राम वॉज स्टैब्लिश ऑन 1978। प्लीज़ बच्चों इसको नोट कीजिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट स्कीम है। तो कब आया DIC? 1978 को आया। प्रोवाइड असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ पे स्मॉल स्केल की एस्टैब्लिशमेंट की, प्रमोशन किया। दिस सेंटर प्रोवाइडेड ऑल द प्रमोशनल एक्टिविटी सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अरेंज फॉर क्रेडिट। मेनली क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट किया गया। और इसमें से क्या, जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? फंड्स प्रोवाइड की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी थी 3 स्लाइड्स जो गवर्नमेंट हेल्प करती हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ SSI, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और ये सारे स्कीम्स हैं जो कि हेल्प करती हैं डेवलप्ड होने में SSI को। तो ओके, हमारा DIC जो आपके मेंशन है, और दूसरा हमारा है आपका सी पॉइंट, ये वाला C नेशनल, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके स्कीम में, ठीक है। अब देखेंगे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू हिली और बैकवर्ड एंड रूरल एरिया, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आप 4 पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर लॉन्ग में पूछा तो आप उसमें भी लॉन्ग में अकॉर्डिंग टू, मैं आपको क्वेश्चंस भी, हम इसके चैप्टर के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है? पावर जनरेट किया कैसे? सम स्टेट सप्लाई पावर एट कन्वेंशनल रेट ऑफ 50%, मतलब कि कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने। इससे क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रीज को डेवलप की, ठीक है। दूसरा क्या है? टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे से ये मतलब समझना कि उसको छुट्टी मिल गई है। टैक्स हॉलीडे से बच्चों क्या मतलब है कि टैक्स कंसेशंस दिया गया, मतलब कि टैक्स सेविंग दी, कम रेट चार्ज किया टैक्स पे, टैक्स कम चार्ज किया गवर्नमेंट ने, तो उसको टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। ओके, exemptions from payment of tax
फॉर 5 ईयर, मतलब 5 ईयर तक उनको टैक्स में एजम्पशंस दी, एग्जेम्पशंस दी। ओके। थर्ड हमारा है लैंड एंड वाटर, मतलब लैंड भी अवेलेबल कराया, उसके साथ साथ वाटर भी अवेलेबल कराया। कैसे? एबिलिटी ऑफ लैंड एट कन्वेंशनल रेट, वाटर इज सप्लाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो गवर्नमेंट ने हेल्प की, लैंड भी दिया, उसके साथ साथ वाटर सप्लाई भी दिया। ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव बीन अबॉलिश द ऑक्ट्राई। देखिए, ऑक्ट्राई टैक्स वो टैक्स होता है कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी कंट्री, किसी स्टेट पे, इंडिया में किसी स्टेट में जा रही है, तो उसके जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे टैक्स चार्ज किया जाता है। उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? उस टैक्स को ऑक्ट्राई बोला जाता है। ओके। तो एंट्री गेट पे किसी भी स्टेट एंटर करते वक्त जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम ऑक्ट्राई बोलते हैं। ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए ऑक्ट्राई जो टैक्स था उसको अबॉलिश करा दिया गया। ओके। ठीक है। नेक्स्ट है, तो ऑक्ट्राइज अबॉलिश की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड हो सके विद इन द ट्रेड हो सके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ऑक्ट्राई को अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। ठीक है। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिव मेजर्स। प्रोटेक्टिव मेजर कौन कौन से देखते हैं? द गवर्नमेंट रिजर्व 1800 आइटम फॉर द एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड गिव प्रायोरिटीज इन एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मशीन्स। देखिए कि हमने पढ़ा था कि जो प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, कि जो एमएनसीज हैं, एमएनसीज और इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उसकी एग्जिस्टेंस हटा देती हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट्स ने क्या किया? 1800 आइटम्स को ये बोला गया कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इसको मैन्युफैक्चर करेगा। इससे क्या हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड हो पाई, और तो और सेकंड पॉइंट, इनको रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराई गई और मशीन्स भी प्रोवाइड कराई गई, और इसमें बहुत मिनिमम रेट पे, ताकि ये डेवलप्ड हो सके। तो ये था इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप्ड होने में? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, वाटर प्रोवाइड, लैंड प्रोवाइड, टैक्स सेंसेशन दिया गया, ऑक्ट्राइज जो टैक्स था उसमें रिडक्शन हुआ, प्रोटेक्टिव मेजर्स, मतलब कुछ आइटम्स जो थी वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो ये सब जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी। सेकंड है, सिक्स है मार्केटिंग असिस्टेंस। मार्केटिंग असिस्टेंस क्या है बच्चों? देखते हैं, चलिए। मार्केटिंग है, सिक्स है हमारा मार्केटिंग असिस्टेंट। गवर्नमेंट ट्राई टू सॉल्व देयर मार्केटिंग प्रॉब्लम बाय इम्प्रूविंग द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गारंटी फॉर सेल ऑफ गुड्स। हमने प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पढ़ा था कि फार्मर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो मार्केट है, इनके बीच में कौन होता है? मिडलमैन। जो प्राइस मार्केट में प्रोवाइड किया जाता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को नहीं मिलती। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट्स को बाय कर लेंगी और मार्केट में दे देंगी, और मिनिमम उनको प्राइस दिया जाएगा, उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी जो इनिशिएटिव थी मार्केटिंग अबाउट द मार्केट, वो सारी गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया। सेवन था फाइनेंस। फाइनेंस हमने देख लिया, नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, और बहुत सारे बैंक्स हैं जो कम रेट पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड कराती हैं। जैसे 10 to 15% फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स, लोन ऑफर डाटा
कन्वेंशनल रेट मतलब कम रेट पे उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। 8 क्या है, सेल टैक्स। सेल टैक्स कौन सा होता है, इन ऑर्डर टू यूनियन टेरिटरीज स्मॉल इंडस्ट्रीज आर exempted from the sale tax while some state give exemption of 5 years। देखिए सेल टैक्स क्या होता है, जब गुड्स की सेलिंग होती है उस पे टैक्स लगाया जाता है। तो सम स्टेट्स थी, कुछ स्टेट ने इन पे एग्जेम्प्ट कर दिया मतलब हटा दिया, बट कुछ स्टेट ने इसको 5 ईयर तक किया। क्यों, क्योंकि अगर उनको टैक्स नहीं पे करेंगे वो लेजी हो जाएंगे, वो इतने प्रमोट नहीं हो पाएंगे, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये भी ठीक था, ठीक है। तो ये सारी थी इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उठाई गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और जिसको हम बोल सकते हैं आईपीआर। तो बच्चों आईपीआर क्या है, वन बाय वन देखते हैं। इस स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, चलिए। Intellectual property rights refer to the creation of human mind like invention, artistic work, etc. देखिए आईपीआर वो प्रोडक्ट होता है जो कि एक बंदे ने या एक मैन ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने उस चीज़ को डेवलप किया, कि उसने मतलब नया इन्वेंशन किया, उसने अपने माइंड को अपने नॉलेज से एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, तो उसको बोलते हैं आईपीआर। अब वो लेके आया तो उसको ये डर रहता है कि सेम प्रोडक्ट कोई और मैन या ऑर्गेनाइजेशन कॉपी ना कर ले, तो उसमें वो क्या करता है, आईपीआर लगा देता है। आईपीआर मतलब ये प्रोडक्ट हो गया, मेरा हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि एडिडास, नाइके, ये सब ब्रांड आपने सुना होगा, जारा ब्रांड सुना होगा। तो किसी ने इसको इन्वेंट किया मार्केट में, तो इस इन्वेंशन को कोई और कॉपी ना कर ले, कोई और इस अपने नाम पे ना ले ले, उस पर वो क्या करते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा लेते हैं, ताकि अगर कोई उसको कॉपी करेगा तो जिसने इन्वेंशन किया है वो उससे लीगली एक्शन ले सके, ठीक है। तो आईपीआर क्या होता है, एक बार और से सुनिए। कोई इंसान ने कुछ इन्वेंशन किया, इनोवेशन किया, डिस्कवरी की, तो न्यू चीज़ मार्केट में लेके आई, तो वो चीज़, उसकी जो चीज़ कोई और कॉपी ना कर ले, कोई अपने नाम पे ना करवा ले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो बिजनेसमैन है वो आईपीआर लगा लेते हैं, ताकि वो अगर कोई कॉपी करे तो उसको लीगली, उसके अगेंस्ट लीगली एक्शन कर पाए। तो ये था आईपीआर, ठीक है। जैसे कि ट्रेड सीक्रेट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच रिफर टू confidential information that provide a competitive edge to the company holding it। देखिए एक हम अभी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ेंगे, उससे पहले क्या है कि ट्रेड सीक्रेट्स होता है। ट्रेड की एक इंसान कैसे ट्रेड करता है, तो वो चीज़, उसकी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन कोई और ट्रेडर ना ले ले, उनकी जो भी वो उनकी इंफॉर्मेशन ना ले ले, तो उसमें वो ट्रेड सीक्रेट्स लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज इनटेंजिबल, हम इसको देख नहीं सकते। दूसरा देखिए, intellectual property right refer to the legal right regarding the intellectual। अब मेरी ये इनोवेशन थी, अब ये मेरी इनोवेशन कोई और कॉपी ना कर ले, कोई और अपना नाम ना इस पे जोड़ ले, उस प्रॉपर्टी को मैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा लूँगी, ठीक है। और देखते हैं मीनिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर पेटेंट, ट्रेडमार्क, geographical indication, industries design and included in this। तो ट्रेड राइट के टाइप्स ऑफ आईपीआर है, ठीक है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आईपीआर। ओके बच्चों, होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से, बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा रही हूँ,
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसके देखेंगे। फर्स्ट क्या है कॉपीराइट। इट इंक्लूड आर्टिस्टिक लिटरेसी वर्क सच एज पोएम, बुक, प्ले, फिल्म, ड्राइंग, फोटोग्राफ। देखिए, एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जिसमें क्या क्या आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, जियोग्राफिकल लोकेशन आता है। इन सब चीज़ों को कोई कॉपी ना कर पाए तो वो होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एक होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट किस में लगाया जाता है, बुक, प्लेज, फिल्म। देखिए, दो टाइप के आईपीआर्स होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी जो उसके ट्रेडमार्क हैं। ट्रेडमार्क नाइके हो गया, एडिडास हो गया, उसका एक मार्क होता है ना, एक डिज़ाइन होता है, वो कोई और कॉपी ना कर ले, उसके लिए आईपीआर करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉपीराइट। वो किस पे होता है, दूसरा होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट कहाँ पे बच्चों लगता है, वो लिटरेरी वर्क हो गया, फिल्म हो गए, बुक्स हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, उस पे उस चीज़ को कोई ना कॉपी कर ले उसको कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आईपीआर विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ये सारे जो टाइप्स भी लगा लीजिए और ये रिकॉग्नाइज हैं इंडिया में। जैसे हो गया, जैसे देखिए, जैसे हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हो गया किसी भी प्रोडक्ट का मार्क, डिज़ाइन। कॉपीराइट मैंने बताया था, पोएम हो गया, लिटरेरी वर्क हो गया, फिल्म हो गया, डिज़ाइन किसी का डिज़ाइन है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, ये सारे कंप्यूटर में पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया। उन सब चीज़ों को कोई कॉपी ना कर ले। लाइक एप्पल्स में एप्पल का जो डिज़ाइन है, उसके जो स्ट्रक्चर है, उसको कॉपी करके कोई और कंपनी ना ले ले और अपने नाम पे उन्होंने भी, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी और एप्पल वालों ने भी आईपीआर कर रखा है, ओके। दूसरा है प्लांट वेराइटी और पेटेंट। पेटेंट भी हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये सारे वन बाय वन डिटेल में हम स्टडी करेंगे। चलिए, जैसे हो गया टाइप ऑफ, देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉपीराइट। फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या है, कॉपीराइट इज अ राइट ऑफ द क्रिएटर विच प्रोहिबिट यूज ऑफ कंटेंट बाय द अनऑथराइज। अनऑथराइज मतलब कोई और पर्सन जो उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है पर्सन। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंटेंट इज ऑप्शनल बट इट इज अ नेसेसरी टू यूज एक्सक्लूसिव राइट in case of infringement, ओके। देखिए, कॉपीराइट उस पे लगाया जाता है मेन, तो आप पहले ये देखिए, कॉपीराइट किसी फिल्म, किसी लिटरेरी वर्क, पोएम हो गया, किसी कंटेंट पे कोई और चुरा ना ले। एक चोरी का समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई बुक छापी मार्केट में, तो वो बुक किसी कोई और अपने नाम से ना करवा ले, तो मैं उस बुक को पहले क्या कराऊंगी, कॉपीराइट कराऊंगी। और अगर कोई पर्सन उस चीज़ को लेता है, उसके कंटेंट्स लेता है, तो वो मेरे से आके पूछेगा कि मैं ये आपका जो कंटेंट है मैं ले रहा हूँ, और वो मैं उस जहाँ पे वो कंटेंट मेरा वो देगा, उस पे मेरा नाम, मेरा नेम मेंशन करेगा। तो कॉपीराइट मेनली जो कंटेंट होते हैं, लिटरेरी वर्क हो गया, फिल्म हो गया, पोएम हो गया, इन पे लगाया जाता है, ओके बच्चों। तो पहले हमने कॉपीराइट देखा, फिर हमारा आ गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कहाँ पे होता है, चलिए देखते हैं। इट हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंपनी। ये क्यों लगाया जाता है, ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। जैसे क्या हो गया, नाइके का मार्क कैसा होता है, एडिडास का मार्क आपने देखा होगा। तो ये सारे क्या ब्रांड डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, जारा का मार्क होता है, ठीक है। लाइक लेबल हो गया, लोगो हो गया। ट्रेडमार्क कैन बी अ कैटेगराइज बाय कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। जो ट्रेडमार्क है बच्चों,
वो दो टाइप में होता है, एक कन्वेंशनल होता है, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है? इंक्लूड लेबल, लोगो, शेप ऑफ द गुड पैकेजिंग। पहला अगर कोई लोगो हो, कोई शेप हो, उसको कन्वेंशनल बोलते हैं, जो पुराने टाइम पे चलता था। अब नॉन कन्वेंशनल जो मॉडर्न है, इंक्लूड मार्क विच गॉट रिकॉग्नाइज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। पहले लोगो हुआ करता था, अब क्या आ गया? अब मार्क आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडमार्क। कॉपीराइट देखिए, ये ऐसे होता है कॉपीराइट, और ये है आपका ट्रेडमार्क। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए पेटेंट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं पेटेंट क्या है। पेटेंट बच्चों क्या होता है? पेटेंट्स प्रोटेक्ट द मेकिंग, सेलिंग एंड इंपोर्टिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। A patent is the exclusive right granted by the government which provides the right to exclude for 20 years. देखिए, जैसे कि अगर कोरोना के लिए कोरोना के लिए रिसर्चर ने रिसर्च किया, तो उनका वैक्सीन बनाई। ठीक है, वैक्सीन बनाई, तो उस चीज़ को कोई ले ना ले, कोई उसको चुरा ना ले और अपने नाम पे ना ले कर ले। कि जैसे अगर यूएसए ने बनाया कोई वैक्सीन, तो इंडिया वाले ये ना बोल दे कि ये मैंने बनाया है। उसके लिए पेटेंट कराया जाता है, और वो मेनली कितने साल तक होता है? 20 ईयर के लिए होता है। ठीक है, तो पेटेंट किस चीज़ पे होता है? प्रोडक्ट मेकिंग, देखिए वैक्सीन बना था उस पे हो सकता है। सेलिंग एंड इम्पोर्टिंग ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहा है, उस पे क्या लगाया जाता है बच्चों? पेटेंट लगाया जाता है। दूसरा हमारा डिज़ाइन आ गया। अब डिज़ाइन पे देखिए, डिज़ाइन है, डिज़ाइन इंक्लूड शेप, पैटर्न, कलर, arrangement of any good. The design can be protected for 10 years, which can be renewed for the further 5 years after expiry. तो डिज़ाइन क्या होता है? उस प्रोडक्ट का शेप क्या है, कलर क्या है, उसको अगर कोई और अपने में कॉपी ना कर ले, उस पे क्या डिज़ाइन का वो पेटेंट लगाया जाता है, डिज़ाइन का आईपीआर लगाया जाता है। तो ये मेनली कितने साल तक होता है बच्चों? याद रखिएगा 10 ईयर के लिए, और वो अगर 5 ईयर के लिए फर्दर एक्सटेंड कराना चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया प्लांट वेराइटी। प्लांट वेराइटी क्या है देखते हैं। इट हेल्प द फार्मर इन कंजर्विंग इम्पोर्टिंग अवेलेबल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, plant variety encourage India farmer cultivated to protect high quality seeds and planting materials leading to grow the seed industry। देखिए प्लांट वैरायटी क्या होता है कि कोई भी सीड हो गया, सीड को प्रोटेक्ट करना। कि जेनेटिक, उनका कोई भी जेनेटिक हो गया, कि अगर आप प्लांट्स आप लोगों ने नहीं सुना होगा, एक ब्रिंजल ब्रिंजल करके आता है, एक सीड आती है जो कि प्रोवाइड होती है, कि उस सीड को आप करोगे तो वो आर्टिफिशियल सीड होती है ब्रिंजल। तो इन सब चीज़ों पे प्लांट्स हो गए, उनके सीड्स हो गए, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट वैरायटी होता है जो आईपीआर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। ये क्या है? प्रोडक्ट दैट मेक यूज ऑफ एंड आर फॉर्म ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कंप्यूटर चिप। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आईफोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब भी आईपीआर लगाते हैं, और उसका टाइप क्या होता है? सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन। तो उस डिज़ाइन को, उसकी उन्होंने कैसे कैसे उनको बनाया है, अगर वो कोई कॉपी ना कर ले, उस पर भी आईपीआर लगाना पड़ता है। तो बच्चों एक बार और हम रिवाइज कर लें। तो हमने फर्स्ट जो हमारा आईपीआर है, फर्स्ट आईपीआर है कॉपीराइट। अगर कोई पर्सन अपने लिटरेरी वर्क, पोयम, फिल्म पे अपना आईपीआर लगा रहा है, तो हम बच्चों उसको क्या बोलेंगे? कॉपीराइट।
दूसरा हमारा है ट्रेडमार्क, लोगो हो गया, मार्क हो गया, इसको इस पे कोई अपना आईपीआर लगाएगा तो उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। फिर पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई और वो कब तक लगता है बच्चों, 20 ईयर तक लगता है पेटेंट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है डिज़ाइन, कोई भी कलर हो गया प्रोडक्ट्स का, कोई डिज़ाइन हो गया, शेप्स हो गई, उसको कॉपी ना कर ले तो उसको डिज़ाइन। नेक्स्ट बच्चों है हमारा प्लांट वैरायटी, एक सीड इन्वेंशन हुई, मेनली यूएसए ने सीड को इन्वेंट किया और मेनली वही अपना प्रोटेक्ट करता है। तो उस सीड को अपने फार्मर उस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीआर लगाते हैं। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, मैंने आपको बताया कि सबका जो चिप होता है, अगर चिप पे कंप्यूटर के चिप पे लगाया जाता है तो उसको हम सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, कोई साइंटिफिक इनोवेशंस हुई रिलेटेड कंप्यूटर, रिलेटेड मोबाइल फ़ोन, तो उस पे आईपीआर लगाया जाता है। तो ये आपके टाइप्स थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे कि वाई आईपीआर इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए या किसी एंटरप्रेन्योर के लिए। मेनली तो ये आपको सब पता होगा कि अगर मैं किसी चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ तो वो कोई और अपने नाम पे करा ले तो वो तो गलत बात है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है, इट कैन बी प्रिवेंट द कंपिटिटर फ्रॉम इमिटेटिंग द अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो आईपीआर है वो प्रोटेक्ट करता है कॉम्पिटिटर से, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, कैन हेल्प इन मेकिंग द कॉर्पोरेट इमेज थ्रू द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, जारा हो गई, ठीक है, तो ये सारा एक ब्रांड है, लोग इसके पीछे भागते हैं। अगर सब सब जारा लेने लग जाए, सब नाइकी सब इन्वेंट करने लग जाए तो वो क्या होगा, इसकी इम्पोर्टेंस होगी, इसकी अलग इमेज है, इमेज के लिए तो लगाया जाता है आईपीआर, तो कि मार्केट में उसकी इमेज हो, उसकी इम्पोर्टेंस हो, ठीक है। थर्ड हमारा है, कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड यूजलेसली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये है, देखिए, अगर कोई मैं इन्वेंट कर रही हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हूँ किसी चीज़ पे, तो मेरी मनी लग रही है, तो उस मनी पे मैंने बहुत अपनी स्किल्स लगाए, अपनी ह्यूमन पावर लगाया, अपना फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज लगाया, तो ये चीज़ जो अगर मैं इन्वेंट कर रही हूँ कोई और ले ले तो मेरी ये सारी चीज़ वेस्ट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आईपीआर हेल्पफुल है, ओके। नेक्स्ट है, आईपीआर हेल्प इन इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। आरपीआर हेल्प करता है, मैंने आपको प्रीवियसली में भी बोला था कि आईपीआर एक इमेज बिल्डिंग करने में, एक यूनिकनेस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, देखिए ई में आ ही गया, यूनिकनेस एंड इनोवेशन कैन हेल्प इन रीपिंग मोर प्रॉफिट। अगर कोई मैं इनोवेशन करती हूँ, यूनिक चीज़ मार्केट में लेके आती हूँ तो उससे क्या होगा, उससे मेरी प्रॉफिट, लोग ज़्यादा उसकी डिमांड करेंगे और मेरी प्रॉफिट इंक्रीज होगी। एफ पॉइंट क्या है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर एंड गेनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल। फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है कि जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, प्लांट वैरायटी है, डिज़ाइन है, ये सारे प्रोटेक्ट करता है कॉम्पिटिटर से। अगर मैं कोई इन्वेंशन करूँगी तो मेरी मार्केट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस होंगी, लोग मेरे प्रोडक्ट्स का डिमांड करेंगे, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल करता है, और कौन करता है, आईपीआर। जी पॉइंट है हमारा, इट हेल्प इन जनरेटिंग द मनी बाय इशूइंग द लाइसेंस, कमर्शलाइजेशन एंड सेल ऑफ इंटेलेक्चुअल। देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं अपना एक बुक इन्वेंट करती हूँ और मार्केट में लाती हूँ और बहुत सारे कंटेंट्स लिखती हूँ, अब कोई पर्सन आएगा मेरे पास और बोलेगा कि मैं आपके ये कंटेंट अपने बुक में डालना चाहता हूँ, तो मैं उससे
एक तो ये बोलूँगी आप मेरा नेम मेंशन करें, और दूसरा ये बोलूँगी कि आप इसके बदले मुझे कुछ मनी दें। तो क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे मनी भी आ रहा है और दूसरी तरफ मेरा फ्रेम भी हो रहा है। तो मनी भी और फ्रेम भी। तो और लोग लाइसेंस बनाते हैं, लाइसेंस बनाने से क्या होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो मनी मनी लोगों के पास आ रहा है। आईपीआर हेल्प करता है कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट होने में, एक इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है, एक यूनिकनेस, एक मनी लाने में भी हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों हमें क्या पता चल रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर को आईपीआर करना जरूरी है। ठीक है, आपको समझ आ गया? सो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करती हूँ। आपका ये कंप्लीट था, जो भी था मेंशन सिलेबस में मैंने वन बाय वन और बहुत इजी और आराम से समझाया है। होप आपको समझ आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे एड्यूग्रोन क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और इस आपको पता करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, बेल आइकन दबानी पड़ेगी, ताकि जो भी वीडियो आए आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये था आपका स्मॉल बिजनेस पार्ट 1 और पार्ट 2। स्मॉल बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रोल क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, इन सब चीज़ों को वन बाय वन स्टडी की। और ये आपका कंप्लीट जो सिलेबस में आपका मेंशन है टर्म 2 में, मैंने ओवरऑल कवर किया है। ओके, और बच्चों अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम टेलीग्राम पे, हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, हम उस पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप बच्चों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो फिर से रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल एडुग्रोन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आपके पास जो भी आपको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ने हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बाय, अपना ध्यान रखिएगा और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपके ऊपर बर्डन ना हो। तो ऐसे ही हर क्लास को फॉलो कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और हमारे अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट